सर क्वेश्चन बोले। बोलो। एक मिनट सर। चलो पहले अनिकेत का भाई डाउट बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है। ओके, जब जब तक अनिकेत अपना डाउट ढूंढ रहा है तब तक के लिए लास्ट क्लास तक में किसी को कोई समस्या है तो फटाफट बोलो। कोई समस्या हो तो, कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई, कंसंट्रेशन टर्म से रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो, कोई चीज हो तो फटाफट बोलो, अपन बात करें उस पर, वरना आगे बढ़े। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, लास्ट क्लास तक किसी को समस्या है तो फटाफट बोलिए। रजिया बोल रही है सर डाउट है। ठीक है बेटा, रजिया बोलो क्या डाउट है। सर क्वेश्चन है, बोल भाई। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 molar HCl हम्म। are required to react completely between 1 gram of Na2CO3 ठीक है। and NaHCO3 ठीक है। containing equimolar amount ठीक है, of both। पहले तो मेरे को ये बताइए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन का लगता है या मोल कॉन्सेप्ट का लगता है। सर सॉल्यूशन में ही दिया है। सॉल्यूशन में ही दिया है। ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का है, बस मोलैरिटी दे दी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये क्वेश्चन सॉल्यूशन का हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन सर टर्म दे दिया। सॉल्यूशन में ही दिया है सर, एनसीईआरटी में दिया है। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। बोलो और कोई क्वेश्चन है। प्रत्यय बोल रहा है सर मैंने क्वेश्चन भेजा था क्लास में, बताने वाले थे आप। यार मैं भूल गया क्या क्वेश्चन भेजा था। चलो ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, पहले अनिकेत का क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ तरीका। हाँ बेटा बोल, क्या क्वेश्चन है। HCl रिएक्ट करता है किसके साथ, Na2CO3 के साथ और NaHCO3 के साथ। NaHCO3 के साथ। ठीक है, दोनों के मोल्स क्या है, सेम लिए है। यस ठीक है। सर। ओके, यस क्या क्या दिया हुआ है आपको। इसकी सर, मोलैरिटी दी है, इसकी यस मोलैरिटी दी है, इसकी वॉल्यूम दी है। मोलरिटी दिया है 0.1। वॉल्यूम दिया है। मोलरिटी। अच्छा मोलैरिटी दिया, चल भाई ठीक है, मोलैरिटी है 0.1, वॉल्यूम नहीं पता, मैंने मान लिया x लीटर है। ठीक है, यस सर। इनके बारे में क्या दिया हुआ है। 1 ग्राम मिक्सचर में सर ये ऐड है। अच्छा 1 ग्राम मिक्सचर में ये दोनों इक्विमोलर, ऐसा है क्या। यस सर। ठीक है, मान लिया ये x ग्राम रहा होगा, ये 1 - x ग्राम रहा होगा, हाँ। चलेगा। अच्छा ये x ग्राम, ये 1 - x ग्राम, तो दोनों को अगर इक्विमोलर बोलता है तो मैं ऐसे बोल लूँ। देखो यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, x अपॉन मोलर मास ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू 1 - x अपॉन मोलर मास ऑफ NaHCO3 लिख लूं। कोई समस्या है, क्योंकि दोनों का मोल्स बराबर है। यस सर। ठीक है, ये मोलर मास दोनों का पता है तो तुम्हें x की वैल्यू पता चल जाएगी। लीनियर यस इक्वेशन सर। सॉल्व कर लो। x की वैल्यू हाँ। पता चल गई, मतलब दोनों के इंडिविजुअल मोल्स पता चल गए। हाँ। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखो कि HCl Na2CO3 के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। तो अब मुझे इसके मोल्स पता, मुझे इसके मोल्स पता। अब मुझे ये बेसिकली देखना है कि इन दोनों के लिए इंडिविजुअली कितने कितने मोल्स HCl हमको चाहिए, यही करना है ना यस अपने को। और उसके साथ यस अपन क्या कर देंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, यस सर। चलो इसके लिए कितना, तो इस HCl का जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो अपने पास क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इतना रिएक्शन यस। नहीं भी आता तो हमको इतना पता है कि भाई 2 Na है तो 2 Cl खाएगा। हम्म। ठीक है, मतलब ये जितना मोल रहा होगा उसका जस्ट डबल मोल ये रहा होगा, ये खोपड़ी में जा रहा है। यस सर। तो इसका मोल पता चल गया, तो हमको इसका मोल पता चल गया कि ये हमको कितना चाहिए इसके लिए। हम्म। ठीक है, अच्छा ये जितना मोल रहा होगा उतना ही मोल ये लेगा, इसका ये डबल लेगा, लेकिन ये बराबर है क्योंकि इसमें एक Cl और इसमें एक Na है। ये है। यस। ठीक है, तो इसका मोल्स जितना होगा उतना ही मोल्स ये कंज्यूम होगा। फाइनली मुझे पता चल गया कि कितना मोल्स हमको HCl चाहिए। जितना इसका आया उसका डबल कर लो, और ये जितना आया उन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड चलेगा। कर लो। हाँ। ठीक है, अब HCl के टोटल मोल्स पता, अपने को वॉल्यूम चाहिए है, मोलैरिटी दिया हुआ है, तो अपन क्या कर सकते हैं भैया, जो टोटल मोल्स ऑफ HCl होगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू 0.1, चलेगा। यस सर। ये गया भेजे में, वॉल्यूम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो गया, अपने पास मोल्स आ गया। यस। डन है। यस। चलो ठीक है सर, ये मार्कर डार्क नहीं चल रहा है क्या बेटा, डार्क, अच्छा देखो मैं साइड से लिख देता हूँ यार तुम्हें दिखाने के लिए। चलो ठीक है, डार्क ठीक है, मैं थोड़ा सा गाढ़ा करके लिखूंगा। ओके। ओके, किसी ने तो एक और क्वेश्चन भेजा था, प्रत्यय। बेटा तेरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, रुक जा मैं एक बार देख लेता हूँ। कुछ तो कंसंट्रेशन टर्म का कुछ रिलेशन था, मुझे इतना याद आ रहा है। सब हाँ व्हाट्सएप पे कर दिए, फिर से व्हाट्सएप पे कर दिए सर। अच्छा फिर से कर दियो, ठीक है, एक मिनट रुक गया, बस 1 मिनट में देख लेता हूँ।
चलो अच्छा, मतलब मोल फ्रैक्शन का, मोलैरिटी का और मोलर मास का रिलेशन पूछा, यही क्वेश्चन है ना? यस सर, चलो यही ठीक है, क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। एक बात बताओ, मोलैरिटी अपन क्या लिखते हैं? मोलैरिटी अपन क्या लिखते हैं? तो सर मोलैरिटी लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैं इसको देखो चेंज करते जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो, मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं ऐसे लिखता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर, ठीक है। लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जा रहा हूं, डेंसिटी को ऊपर पहुंचा दे रहा हूं मैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी मास ऑफ, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा ये। ठीक है, चलो ये मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख लूं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्व, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। कोई समस्या है? नो सर। ठीक है, इस मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं ऐसे लिख लूं, एन सॉरी ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ जो सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, इस मास ऑफ सॉल्यूट को मैं ऐसे लिख लूं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोलर मास ऑफ एस इनटू मोल्स ऑफ एस प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कोई समस्या है इसमें? नो सर, ठीक है। नहीं है, कोई समस्या नहीं अपने को। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, मैं अगर चाहूं ऊपर और नीचे तो मैं दोनों साइड में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड मार दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऊपर भी मारू डिवाइड, नीचे भी मारू डिवाइड। ठीक है, तो NS अपॉन NS प्लस NS मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, कौन है भाई, एक सेकंड, हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नीचे में भी मैं कर रहा हूँ सेम सबको डिवाइड। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय NS प्लस NS। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। कोई सर समस्या बोर्ड नहीं। का कैमरा नीचे। अच्छा कैमरा नीचे कर दूं मैं, लो थोड़ा सा नीचे कर दूं, ठीक है चलेगा? यस सर। ठीक है, अच्छा ये एक चीज देखो, ये NS अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख लूं, यस सर। और ये इसको मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और इसको मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख लूं। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, मैं इस साइड लिख रहा हूं, ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस, सॉरी मोलैरिटी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोलैरिटी। कोई समस्या है यहाँ पे? मतलब इधर नहीं, नो सर। इक्वल्स टू मोलैरिटी आ गया ना? अब तुमको रिलेशन क्या दिया बेटा, किसी एक के टर्म में दिया हुआ है शायद, या तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म में दिया है या फिर सॉल्वेंट के टर्म में दिया है। तो तुम एक काम करो, काम ये करो कि अगर मान लो सॉल्यूट के टर्म में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यस सर, लिख सकते हैं। लिख लिया। अब मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दोनों का मोलर मास, डेंसिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इनके टर्म में आ गया रिलेशन। अब तुमको यस सर। अब या तो उस साइड में मोल फ्रैक्शन दिया है या उस साइड में मोलैरिटी दिया है, एक बार देख लो क्या दिया हुआ है। ठीक है, सर उस साइड में दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो कुछ नहीं करना, लीनियर इक्वेशन है अपने पास ना, इसको उठा के उधर भेज दो, इसको उठा के इधर इधर लेके चले आना और एक्सेस की वैल्यू निकाल लो। सर मैच नहीं कर रहा है आंसर से। ये समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर अब लास्ट में डिस्कशन करते हैं। ये डन है ना? अब इसमें बस एक्सेस जो है, अब ठीक है मतलब सबको के लिए तो ये कॉमन नहीं है, बट ये समझा दिया निकालते कैसे हैं। अब मैं आंसर क्या आ रहा है नहीं आ रहा, वो बात की बात है, वो अपन बाद में देखेंगे। बट ये एक्सेस को उठा क्या कर दो, उधर ले आकर पटक दो, और मोलैरिटी को लाके इधर पटक दो, चलेगा? यस सर। अब उसमें मैथ्स में कुछ हो सकता है, ऊपर नीचे किया हो, प्लस माइनस किया हो यार। अब लीनियर इक्वेशन लगाना हो तो तुम लगा सकते हो ना, लीनियर इक्वेशन लगाने में थोड़ी बहुत समस्या है। ठीक है ठीक है सर। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, कभी कभी पता नहीं चल रहा है बेटा, बड़ा अब इसे बड़ा लिखो सुरुचि, सुरुचि ना,
या राइट स्टोरेज। चलो चलो ठीक है, ओके। तो फिलहाल और किसी को कोई समस्या यहाँ तक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से रिगार्डिंग? सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिगार्डिंग अभी भी किसी को कोई समस्या? और भी कोई? बेटा मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं। रजिया बोलो बेटा क्वेश्चन क्या है? बेटा मैंने आपका क्वेश्चन नहीं देखा, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड करेंगे? बेटा स्ट्रेंथ बहुत अलग अलग तरीके का, ये सारे ही स्ट्रेंथ है। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ये सारे ही स्ट्रेंथ हैं। डिपेंड करता है आपको कौन सा स्ट्रेंथ फाइंड करना है। अगर आपको मोलारिटी फाइंड करना है तो मोल्स बाय वॉल्यूम लेना पड़ेगा। मोलालिटी चाहिए तो मोल्स अपॉन आपको मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। तो डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ, जो स्ट्रेंथ दिया है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे। ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है किसी एक के लिए, वो सबके लिए अलग अलग है। ठीक है, तो आपको कौन सा स्ट्रेंथ दिया उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको बस क्वेश्चन में ये दे दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन ये है और आपको पता नहीं चला कि क्या फाइंड करना है, तो यूनिट को चेक करो कि यूनिट क्या है। अगर यूनिट आपको दिख रहा है मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर मतलब मोलारिटी निकालना था। मोल्स पर केजी मतलब क्या निकालना था? मोलालिटी निकालना था। उसी तरीके से अगर मान लो परसेंटेज में दिया है तो मास परसेंट होगा या वॉल्यूम परसेंट होगा। तो वैसे आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूं। चलो ठीक है, तो आज अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट इज वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या चीज है इसके ऊपर आते हैं, फिर आएंगे अपन रॉल्ड्स लॉ पे। तो आज पहला टॉपिक है अपना वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या चीज है? देखो वेपर प्रेशर क्या चीज है, कभी भी कोई लिक्विड या फिर सॉल्यूशन, कोई लिक्विड हो, सिंपल मतलब प्योर लिक्विड हो, या कोई सॉल्यूशन हो, जब वो वेपराइज होता है, वेपराइज होने के बाद जो उसका गैसियस स्टेट है उसके सरफेस के ऊपर एट इक्विलिब्रियम जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको बोलते हैं अपन वेपर प्रेशर। सिंपल सा क्या नाम क्या है कि किसी भी लिक्विड का गैसियस फेज जो उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उसको अपन बोलेंगे वेपर प्रेशर। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि एक बॉटल लिया, इस बॉटल में हमने पेट्रोल रख दिया। ठीक है, अब हमको पता है कि पेट्रोल जो होता है बहुत वॉलेटाइल होता है। ठीक है, इसमें पेट्रोल हमने ले लिया और हमको पता है कि पेट्रोल बहुत आसानी से वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो पेट्रोल को रखने के बाद हमने क्या किया कि इसके लिड को बंद कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही इसके लिड को हम बंद करते हैं तो अपने को दिखता क्या है कि ये जो पेट्रोल के जो पार्टिकल्स थे ये वेपराइज हो रहे हैं, मतलब गैसियस फेज में जा चुके हैं। कुछ जा रहे हैं, कुछ जा चुके हैं पहले से। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसा होगा, देखो क्या होगा ना कि थोड़ी देर पहले तो वो गैसियस फेज में जाएंगे, उनको टाइम लगेगा थोड़ी देर जाने में। अगर तुमने जस्ट पुट किया, लिड तुरंत बंद किया तो थोड़ा देर लगेगा उनको वेपराइज होने में। वो वेपराइज हुए थोड़ी देर में, थोड़ी देर वेपराइज होने के बाद वो क्या हो गया, अब गैसियस स्टेज में आ चुका। अब एक कंडीशन ऐसा आएगा जिस कंडीशन में तुम अगर इक्विलिब्रियम पढ़े थे, फिजिकल इक्विलिब्रियम याद करो, तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि जिस कंडीशन में ये जिस रेट से गैसियस फेज में जाते हैं, जिस रेट से वेपराइज होते हैं, उसी रेट से जब कंडेंस होने लगेंगे तो हम बोलते हैं कि सर इक्विलिब्रियम आ चुका है। मतलब जिस रेट से अपने पास फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है उसी रेट से अपने पास क्या आ रही है, बैकवर्ड रिएक्शन आ रही है। तो हम बोलते हैं कि उस कंडीशन में बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ चुका। तो जब ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, उस इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश होने के बाद ये जो वेपर पार्टिकल्स हैं ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस साइड, इस साइड, इस साइड या यहाँ पे कहीं पे भी जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसी प्रेशर को अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना, जब भी लिक्विड वेपराइज हो गया, वेपराइज होने के बाद जो उसका गैसियस पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को अपन बोलते हैं वेपर प्रेशर। चलेगा? ओके, प्रत्युष बोला सर ये जो गैसियस प्रेशर है वो उसी लिक्विड के गैसियस फेज वाले पार्टिकल से होगा
दूसरी किसी लिक्विड के गैस से तो नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। हम किसके वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं बेटा? हम इसके पेट्रोल के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो जब पेट्रोल के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम इसी के लिक्विड, इसी के गैसियस पार्टिकल को लेंगे ना। हो सकता है कि ये 2 या 2 से अधिक मिक्सचर का भी हो, ये हो सकता है। तो सबका जो वेपर प्रेशर आएगा वो इंडिविजुअल अलग अलग आएगा। लेकिन इस केस में हमने प्योर पेट्रोल लिया है, तो ये जो प्रेशर एग्जर्ट होगा इन वॉल्स पे या इसके सरफेस के ऊपर, वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल। चलेगा? अब चूंकि ये प्योर पेट्रोल लिया है तो ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल कहलाएगा। इसमें किसी को समस्या है कि वेपर प्रेशर क्या चीज है क्या नहीं है? चलो, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है, ओके। कौन? अनिकेत, बोल भाई, क्या समस्या है बता। बोलिए अनिकेत बाबू। कुछ नहीं सर, गलती से हो गया। अच्छा, गलती से हो गया, ठीक है, ओके। मैं फिर से बोल रहा हूं, लिक्विड जब वेपराइज हुआ उसके पार्टिकल्स जब इक्विलिब्रियम आ चुका है, याद रखना इक्विलिब्रियम, मैं बार बार बोल रहा हूं, बिना इक्विलिब्रियम अगर ये अभी वेपराइज हो ही रहा है तो जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो वेपर प्रेशर नहीं कहलाएगा, एट इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ये गैसियस पार्टिकल्स, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक है। अब कंडीशन है, डेफिनेशन में लिखवा दे रहा हूं। अब कंडीशन ये आती है कि भाई साहब ये वेपर प्रेशर जो है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो दो इसके मेजर फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। पहला मेजर फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर। किसी भी गैसियस पार्टिकल का जो वेपर प्रेशर, जो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, डिपेंड्स ऑन, पहली चीज टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे टेम्परेचर के ऊपर सर डिपेंड करता है? ऐसे डिपेंड करता है, मान लो ये तो सादा पेट्रोल है, सर नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा लिखिए। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। अब ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, पहली चीज जिसके ऊपर डिपेंड करेगा ये वेपर प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जिसके ऊपर, जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है वो पहली प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। सर कैसे पता? अगर हम पेट्रोल को सिंपल एकदम अपने लैंग्वेज में समझते हैं, एकदम आसान भाषा में समझते हैं अपन, अगर पेट्रोल को रूम टेम्परेचर पे रखोगे बहुत कम वेपराइज होगा, बहुत कम वेपराइज होगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका नंबर कम होगा, उनका नंबर कम होगा तो पीवी को एनआरटी लगा के देखोगे तो प्रेशर जो होगा वो कम होगा क्योंकि गैसियस फेज ही है। लेकिन मान लो कि अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, वॉल्यूम तो अभी भी इतना ही है, टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया तो मोल्स बढ़ गया, मोल्स बढ़ गया तो अपने पास प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो अपने पास क्या है? सेम ही है। तो ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर जो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पेट्रोल ही ले रहा हूं मैं, एक 20 डिग्री पे लूंगा और एक 40 डिग्री पे लूंगा, तो दोनों कंडीशन में क्या वेपर प्रेशर अलग अलग होगा? जी हाँ, दोनों कंडीशन में पेट्रोल का वेपर प्रेशर जो होगा वो अलग अलग होगा। हाई टेम्परेचर होगा तो वेपर प्रेशर भी उसका ज्यादा होगा। दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर? एक और भी चीज है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, वो ऑब्वियस सी चीज है, वो क्या है कि सब पेट्रोल का तो वेपर प्रेशर आपने बता दिया, लेकिन क्या मैंने यहाँ पे क्यों वाटर क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें पता है कि वाटर उतना वोलेटाइल नहीं होता जितना वोलेटाइल पेट्रोल होता है। मतलब क्या हुआ कि जो चीज जितनी अधिक वोलेटाइल होगी उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सब वेपर प्रेशर एक और चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो क्या है? वोलेटिलिटी। इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलता हूँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स के रेस्पेक्ट में बोलता हूँ। तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि जिस केस में पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, लिक्विड में जिस कोई भी ऐसा केस जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा वो आसानी से अलग अलग हो जाएंगे, वो वेपराइज हो जाएंगे। लेकिन जहां पे लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा वो आसानी से अलग नहीं होंगे, वो आसानी से वेपराइज नहीं होंगे, उस केस में वेपर प्रेशर कम होगा। तो सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। किसी को कोई समस्या है यहां तक में? ध्यान से सुन लो, इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कम इंटरमोलिकुलर फोर्स वेपर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि आसानी से वेपराइज होगा, आसानी से वेपराइज होगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो आसानी से वेपराइज नहीं होगा, आसानी से वेपराइज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो अपन सेकेंड चीज क्या बोल सकते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। दिख रहा है या और बड़ा लिखूं? पता नहीं यार, बेटा दिख रहा है क्या? अच्छा रुक जाओ।
सर ब्लड आ रहा है। ब्लर आ रहा है? सबको ब्लर यस आ रहा है सर। क्या? यस सर, ब्लर आ रहा है। यार ये क्या समस्या है। अच्छा रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। कुछ सुधरा है? वही कहानी है? देखो तो अभी सुधरा है? वही कहानी है, वैसे ही है। उससे भी खराब कहानी है। यार ये क्या समस्या है। बिल्कुल गड़बड़ आ रहा है क्या? यार पता नहीं, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू है बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी स्लो चल रही है। बहुत अंधेरा अंधेरा टाइप है सब, पेट्रोल भी सही है। यार ये क्या समस्या है। 1 मिनट रुको, मैं कुछ जुगाड़ देखूं, शायद कुछ। बेटा शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू है। ठीक है, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ट्राई करते हैं एक बार कि अगर हो जाए मैनेज तो ठीक है, नहीं हो मैनेज तो कोई बात नहीं, फिर अपन कुछ दूसरा रास्ता निकालेंगे। ठीक है, चलो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ। ओके, किस चीज के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? तो जो पहली चीज है, डिपेंड्स ऑन, पहली चीज टेम्परेचर। वेपर प्रेशर सर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा? कि सर अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमको पता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से अपने पास नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स जब बढ़ जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीजें जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। मतलब क्या है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। कैसे पता अपने को? भैया जब अट्रैक्शन लिक्विड पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा होगा तो आसानी से वेपराइज नहीं होंगे, आसानी से वेपराइज नहीं होंगे तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। लेकिन अगर लिक्विड पार्टिकल्स में अट्रैक्शन जो है वो काफी कम होगा तो आसानी से वेपराइज होंगे, तो वेपर प्रेशर भी अपने पास क्या होगा? ज्यादा। इन दोनों पॉइंट्स में किसी को समस्या है? चलो ठीक है, मैं मान लिया दिखने में दिक्कत हो रहा है, बट स्टिल किसी को समस्या है इन दोनों में? मतलब इतना तो दिख रहा होगा ना, टेम्परेचर लिखा हुआ और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिखे हुए, ये भी नहीं दिख रहा है? अरे मोनू भी आप मार्कर दीजिए जरा। कोई समस्या है यहां तक? सर दिख रहा है उतना। चलो ठीक है, इतना दिख रहा है तो अपन काम चला लेते हैं। ठीक, मार्कर दे दो यार। हाँ, ठीक है, चलो बढ़े आगे। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं नीचे में लिख दे रहा हूँ वेपर प्रेशर का डेफिनेशन। क्या है भैया वेपर प्रेशर? अबे यार क्या है? प्रेशर exerted by vapor phase
ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, क्या है भैया वेपर प्रेशर? तो सर वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फेज ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन। लिक्विड इसलिए मैंने बोला क्योंकि प्योर लिक्विड के बारे में लिख लेते हैं लिक्विड, ठीक है। तो बाय लिक्विड और सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेपर प्रेशर, अब बहुत अच्छे से दिख रहा है, आकांक्षा बोली अच्छे से दिख रहा है, चलो ठीक है यार, थैंक यू, सुकून मिला मेरे को, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्योर लिक्विड हो या फिर सॉल्यूशन हो, जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा अपन उसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। यहां तक किसी को वेपर प्रेशर में समस्या है तो बोलो कि सर कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई, डेफिनेशन रिगार्डिंग या फिर इन दोनों पॉइंट्स के रिगार्डिंग किसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? नो सर, अभी तक कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटा दो ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लो, या जो साथ में लिखते चल रहे हो वो लिख लो। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं यार कि साथ में लिखो, ठीक है। चलो अब क्या हुआ कि बोलता है कोई कि सर हम ऐसा डब्बा नहीं लेंगे, हमको मन है ना कि हम जैसा सुराही होता है ना वैसा कुछ डब्बा ले लेंगे, ठीक है। चलो ओके, तो मैं कुछ इस तरह का डब्बा ले लेता हूं। और इसमें मैंने पेट्रोल डाल दिया है। पहले इतना ही पेट्रोल डाला है, एक लिमिटेड अमाउंट, इतना ही डाला है पेट्रोल। पूछा है और टेम्परेचर मैंने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर इक्वल टू है मेरे पास 273 केल्विन। बोला है कि 273 केल्विन पे इसका जो वेपर प्रेशर है, अभी इस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर जो था वो बोल दिया है कि मान लो फॉर ए टाइमिंग 2.1 ATM है। टाइमिंग होता नहीं है, मैं एजम्पशन ले रहा हूं, ठीक है। कि मान लो ऐसे रखूं अगर मैं पेट्रोल को 273 केल्विन पे, तो वेपर प्रेशर जो है वो 2.1 ATM है। अब इसी पेट्रोल को मैं इस डब्बे में डाल दे रहा हूं, टेम्परेचर अभी भी सेम है। बताओ वेपर प्रेशर सेम रहेगा या बदल जाएगा? बदलेगा तो कम होगा या ज्यादा होगा? एक ये कंडीशन है और एक दूसरा कंडीशन है जिसमें नीचे वाला पोर्शन पतला है, ऊपर वाला पोर्शन मोटा है, मतलब ऐसा है। इसमें पेट्रोल लिया है, ठीक है। ए बी पूछा है, बताइए कि अगर इस कंडीशन में वेपर प्रेशर इतना था तो इन दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, बदलेगा? अगर बदलेगा तो इसमें कम होगा या ज्यादा होगा? इसमें कम होगा या ज्यादा होगा? चलो, सारी जनता से मेरे को जवाब चाहिए, वेपर प्रेशर सेम रहेगा या बदल जाएगा? श्रेया बोल रही है सर वेपर प्रेशर कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। प्रत्युष 10-12 आंसर दे चुका है। ओके, दिलवर बोल रहा है सर चेंज होगा, नहीं सेम रहेगा। रुचिका बोल रही है चेंज होगा क्योंकि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है तो चेंज होना चाहिए। शिवानी बोलिए सर सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है तो चेंज होना चाहिए। चेंज होगा, हर्ष बोल रहा है चेंज होगा, रितु बोल रही है चेंज होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जनता बोल रही है कि सर चेंज नहीं होगा, कुछ जनता ऐसी है जो बोल रही है चेंज होगा। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला वेपर प्रेशर को किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो चीजें मैंने बताई, पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मैंने कभी भी बोला था कि बेटा तुम डब्बा छोटा डब्बा लोगे तो वेपर प्रेशर अलग होगा, बड़ा डब्बा लोगे तो अलग होगा, तुम मोटा डब्बा लोगे तो अलग होगा, पतला डब्बा लोगे तो अलग होगा? मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला है। मतलब क्या हुआ कि आप डब्बा किसी भी तरीके का ले लो, वेपर प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम। सरफेस एरिया के ऊपर इसका कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही सरफेस एरिया ना ही अमाउंट। अब मतलब क्या हुआ कि मैं इस 2 लीटर के डब्बे में 2 ml ले लूं या 5000 लीटर के डब्बे में मैं 2 लीटर ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डब्बा कितना ही बड़ा लो कितना ही छोटा लो, उससे कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा सरफेस एरिया कितना बड़ा है कितना छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं जिसके ऊपर फिलहाल डिपेंड करेगा। वो दो चीजें क्या है कि दोनों, जो भी दोनों तुमने कंपोनेंट लिए दोनों सेम होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि यहाँ पेट्रोल यहाँ डीजल ले लेना, नहीं, दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए दोनों। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि सारे कंडीशंस में टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर कंपोनेंट और टेम्परेचर नहीं बदले हो तो वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। अमाउंट पे सरफेस एरिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, कंटेनर से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या बोला भाई? प्रत्युष बोला सर आप कुछ बोल रहे थे, बोलो प्रत्युष क्या बोल रहा था? हाँ जी, कोई ये जानना चाहता है कि इसका लॉजिक क्या है तो बहुत लास्ट में बिल्कुल बात करेंगे, मुझे याद दिला देना, मैं लास्ट में बता दूंगा कि ऐसा क्या था कि इस कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं किया। हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलो मैं मान लेता हूं कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी, वेपर प्रेशर इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, कंटेनर इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो यहां तक में किसी को समस्या है वेपर प्रेशर से रिलेटेड? बोल भाई क्या समस्या है, बोलो प्रत्युष। यार देखो दूर से दिख नहीं रहा आप। अरे भाई गर्म कंटेनर लेगा तो टेम्परेचर तूने चेंज कर दिया ना, फिर तो बदल गया ना कहानी। वहां तो टेम्परेचर बदल दिया, कंटेनर से क्या मतलब है? तू इसी कंटेनर को लेकर मैं गर्म कर दूंगा तो बदल नहीं गया? सर गर्म कंटेनर लेंगे तो क्या होगा? चलो ठीक है, इसको रब करता हूं मैं। तो ध्यान रखना, कंटेनर, वॉल्यूम, अमाउंट, इससे वेपर प्रेशर का कोई मोह माया नहीं है, ना सरफेस एरिया, ठीक है। जिससे मोह माया था उसके बारे में डिस्कशन कर चुके, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आते हैं, इसको बोलते हैं, एक टर्म है। अब यहाँ पे अगर तुम लोगों ने देखा है एक चीज, तो हमने क्या किया था, प्योर लिक्विड लिया था। प्योर लिक्विड का मतलब मान लो हम लोगों ने पेट्रोल लिया था, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि हमको जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो बाइनरी लिक्विड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है अपने को बेसिकली। तो अपन पहले जान लेते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन होता है दो लिक्विड के मिक्सचर को अपन बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। कौन से दो लिक्विड? दो वोलेटाइल लिक्विड। अब दो वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या हुआ? देखो अपन ये मान के चलते हैं कि जितने लिक्विड्स अपने पास हैं वो वोलेटाइल होती हैं, जितने को तुम जानते हो, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि जो लिक्विड्स अपने पास हैं वो वोलेटाइल होती हैं, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है भैया? वो चीज जो आसानी से वेपराइज हो जाए, ठीक है। और तुम जितने लिक्विड्स को जानते हो वोलेटाइल होता है। कोई ऐसा एग्जांपल दे सकता है मेरे को जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता हो? अबे यूरिया वोलेटाइल देखो, यूरिया बेटा सॉलिड होता है, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड। चलो देखो ये क्यों यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है वोलेटाइल लिक्विड? सर अपने तो जो लिक्विड लेते हैं सबको वोलेटाइल ही मान लेते हैं, फिर काहे का बोला वोलेटाइल? हम कौन बोल देता है दो ही लिक्विड? तो ध्यान रखना कि दो लिक्विड ना बोल के दो वोलेटाइल क्यों बोला। कोई तुमको बोलता कि मैं आयरन ले रहा हूं, उसको मेल्ट कर दे रहा हूं, मेल्ट करने के बाद लिक्विड बन गया ना। अब उस लिक्विड के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आयरन, जो मेल्टेड लिक्विड जो आयरन का होगा वो वोलेटाइल नेचर नहीं दिखाएगा, वो आसानी से वेपराइज होने वाला नहीं है। इसलिए हम लिक्विड नहीं बोलते, क्योंकि लिक्विड बोलते हुए तो सारा आ जाता ना। आयरन का भी जो मेल्टेड आयरन है जो लिक्विड फेज में, वो भी उसको भी कंसिडर करना पड़ता, और वो तो वोलेटाइल होने से रहा। तो अपने पास कहानी क्या है ना कि अपन जो डेली लाइफ में जितने लिक्विड्स देखते हैं अपने को पता है वो क्या है, नॉर्मली वोलेटाइल है, ठीक है। तो इसलिए हम जानते हैं कि यार चलो ठीक है अपन वोलेटाइल यहाँ लिख लेते हैं, और मतलब वोलेटाइल का क्या हुआ जो अपने को डेली लाइफ में दिखता है। लेकिन जैसे आयरन हुआ, कोई मेटल हुए, बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिसको लिक्विड फेज में करोगे तो वो वोलेटाइल नहीं होते, ना के बराबर होते। कुछ होते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बहुत सारे, जैसे जिरकोनियम वगैरह में कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे बनते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। बट उनसे बात नहीं, निकल कार्बोनिल वो वोलेटाइल होता है। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे भी लिक्विड्स मिल जाएंगे अपने को जो एक्चुअल में वोलेटाइल नहीं होता। अपन जो देखते हैं वो सब कुछ वोलेटाइल मान के चलेंगे, ठीक है। चलो ओके भाई साहब, शुगर में शुगर नॉन वोलेटाइल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। कोई तो बोला था मेरे को, कौन बोला है? प्रत्युष है। अरे भाई बस कर। ओके तो अपन पढ़ने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। दो वोलेटाइल लिक्विड के मिलने से जो सॉल्यूशन बनना है वो, ठीक है। चलो सेम कहानी, और इस केस में अपने को निकालना है वेपर प्रेशर। तो अपन एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, ये ऊपर से लिड लगा दिया, इसके अंदर में मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स है, ठीक है।
यहाँ A है और साथ में B है, और दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही वोलेटाइल है। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही लिक्विड है, दोनों ही वोलेटाइल है। अब बोला कि बताओ जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है तो यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है तो इन सबके गैसियस पार्टिकल्स यहाँ होंगे, और अपन इक्विलिब्रियम से पढ़े हैं कि भाई साहब दोनों के ही गैसियस पार्टिकल होंगे यहाँ पे, किसी एक का तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है तो दोनों के ही। चलो मान लो ए को मैं डिनोट कर रहा हूँ पॉइंट से और बी को डिनोट कर रहा हूँ मैं एक्स से, तो दोनों के ही गैसियस फेज यहाँ पे होगा। कोई समस्या है किसी को इस डायग्राम में कि सर ए बी का मिक्सचर है, ए का मान लो मैं डॉट पार्टिकल्स डिनोट कर रहा हूँ, बी को मैं क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ, तो गैसियस फेज में दोनों के ही मिक्सचर होगा। कोई समस्या है किसी को? बेटा ऑयल भी ऑयल वोलेटाइल बिल्कुल नहीं होता क्या? होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है इस डायग्राम में। ओके, अब बोला गया कि यहाँ वेपर प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है। तो देखो यहाँ वेपर प्रेशर के बारे में क्या ख्याल है, यहाँ बाबा रॉल्स आते हैं। ठीक है, बाबा रॉल्स कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, मतलब ए या बी का, एनी कंपोनेंट किसी एक का, ठीक है, ऑफ एनी कंपोनेंट, तो मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी directly proportional to mole fraction of that component in liquid phase या in solution। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर A के वेपर प्रेशर की बात की जाए तो A का जो वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पे मान लो A डॉट है, तो ये जो वेपर प्रेशर लगाता होगा, जो सरफेस पे प्रेशर लगाता होगा, ये जो प्रेशर होगा वो क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस A के मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मतलब सिंपल सा है, ऐसे समझ लो कि भैया ए इसमें जितना ही अधिक होगा उसके गैस पार्टिकल का वेपर प्रेशर इस वाले केस में उतना ही ज्यादा होगा, बी जितना अधिक होगा उनका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो रॉल्स सर कहते हैं कि वेपर प्रेशर विल बी, वेपर प्रेशर किसी एक का, ए का या बी का, तो वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन और इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड कंपोनेंट। चलेगा? एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड है, और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहां मैं लिख रहा हूं प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सॉल्यूशन। किसी को कोई समस्या है इस स्टेटमेंट में? कोई ऐसा है जिसको लगता है सर ये चीज ऊपर से चली गई, नो बॉल चली गई? एक्स ए और एक्स बी क्या है सर? ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो एक्स ए है, और बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है? एक्स बी है। और दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर क्या होगा? तो सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, जितना एक्स ए होगा उतना ज्यादा ए का वेपर प्रेशर होगा, जितना ज्यादा बी होगा उतना ज्यादा बी का वेपर प्रेशर होगा। और टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा सर? दोनों के वेपर प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा। ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर बराबर टोटल वेपर प्रेशर। कोई समस्या है किसी को? इस स्टेटमेंट में किसी को समस्या है? मैं रॉल्स लॉ लिख दूंगा, पहले ये बताओ इसमें किसी को समस्या है? नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आगे एक स्टेप और आगे जाते हैं कि सर प्रोपोर्शनलिटी तो अपने को पता है कि हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, हटाने के लिए। तो मैं लिख रहा हूं प्रेशर ऑफ ए जो होगा इक्वल्स टू, अब हम क्या बोलते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, और जो कांस्टेंट लगाओगे वो कांस्टेंट होगा प्रेशर ऑफ प्योर ए। मतलब अगर सिर्फ हम ए लेते, देखो यहां पे मैं दो डायग्राम अलग अलग बना रहा हूं, सर नहीं दिख रहा। अच्छा वो साइड हो गया क्या? एक सेकंड रुक जाओ। देखो मैं नीचे में दो डायग्राम बना रहा हूं, इसको ध्यान दो। इसमें मैंने ए लिया है, इसमें मैंने बी लिया है। ठीक है, मैं कैमरा नीचे कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो ये भी नहीं दिख रहा। हाँ रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, पर संयम रखो। ठीक है, अब दिख रहा है ना? हाँ, इसमें मैंने सिर्फ ए लिया है, इसमें मैंने सिर्फ बी लिया है। ठीक है, तो इस केस में जो ये वेपर्स हैं, ये जो प्रेशर लगाएंगे प्योर ए जब है तो इस प्रेशर को बोलेंगे अपन पी नॉट ए। ठीक है, और ये जो प्योर बी लिया है तो ये जो प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर, ये क्या कहलाएगा? पी नॉट बी। ठीक है, जब प्योर ए ले रहे हो तब, और जब प्योर बी ले रहे हो तब। अब इन दोनों को मैंने मिक्स करके ये कंडीशन बना दिया है। ठीक है, अब कहानी ये है कि बोला गया कि इस केस में ए और बी का कितना प्रेशर होगा। तो बोला गया कि भैया जो ए का प्रेशर होगा पीए जो होगा वो मोल फ्रैक्शन इनटू पी नॉट ए होगा, और मोल फ्रैक्शन और ये प्रेशर ऑफ बी क्या होगा?
तो पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। मतलब क्या हुआ कि प्रेशर ड्यू टू ए जो होगा वो प्योर फॉर्म में जो इसका वेपर प्रेशर होता है एट गिवन टेम्परेचर वो इनटू मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, तो प्योर फॉर्म में जो बी का प्रेशर होता है वो इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट मोल फ्रैक्शन इन दैट सॉल्यूशन। इसमें जो मोल फ्रैक्शन है वो। इतने में किसी को समस्या है? दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर लिखा, इसमें पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी या पी ए पी बी, इनमें कोई ऐसी टर्म है जो समझ में नहीं आई? हाँ जी, सारी जनता से पूछ रहा हूँ भाई, कोई समस्या है किसी को? रजिया बोले फिर से बताओ सर। ठीक है, देखो ये एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दोनों है। तो बोला कि इंडिविजुअली ए का सिर्फ वेपर प्रेशर कितना होगा और इंडिविजुअली बी का कितना होगा, हम ये निकालना चाहते हैं। तो रॉल्ट सर कहते हैं कि सिर्फ ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो उस लिक्विड में जितना ए का मोल फ्रैक्शन है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिर्फ बी का जो वेपर प्रेशर होगा उस लिक्विड में जो बी का जो मोल फ्रैक्शन है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद बोलते क्या है कि वहां पे रखो, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगाओ। वो कांस्टेंट क्या होगा, उस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। मतलब अगर ए को मैं सिर्फ एक अकेले डब्बे में लेता तो जितना वेपर प्रेशर लगता वो होगा अपने पास पी नॉट है, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। और बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, तो प्योर बी का वेपर प्रेशर इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। डन है? रजिया बेटा डन है? ये समझ में आया? फिर से बताऊं? ये ऑफलाइन का बहुत बड़ा नुकसान है। सॉरी, ऑनलाइन का नुकसान है। आ गया सर समझ। आ गया, चलो ठीक है। तो अपने पास दोनों कंपोनेंट का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर आ चुका है। अब अपन चाहे तो दोनों का सम कर दे तो अपन टोटल वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होगा। तो मैं टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लिखता हूं। ये क्या हो गया भाई? ठीक है, मैं टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लिखता हूं और सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो सर टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख लूं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। किसी को कोई समस्या है यहां तक? इतने में किसी को समस्या है तो बोलो सर टोटल वेपर प्रेशर लिखने में अपने को समस्या है। तो ये टोटल ध्यान रखना है कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होता है और ये इंडिविजुअल वेपर प्रेशर कितना होता है। अपने काम की चीज यही है, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर कैसे लिखेंगे और टोटल वेपर प्रेशर कैसे लिखेंगे। हाँ जी, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है किसी को। अभी तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो अनिकेत बोल रहा है सर नहीं, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो तो मैं इस इधर वाले डायग्राम को रब करता हूं और इस इक्वेशन को मैं आगे लेके आ रहा हूं। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। अपने पास टोटल वेपर प्रेशर जो है पीटी, ये कितना आ गया, तो सर प्योर फॉर्म ए का वेपर प्रेशर इनटू एक्स से। एक्स से ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड है। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे चल के ये कहानी थोड़ी बदलने वाली है। पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है और दो मोल फ्रैक्शन अपन ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं, तो अपने को पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन है, दो चीज का मिक्सचर है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो अगर हम चाहें तो ए और बी में से किसी एक को रिप्लेस करके हम उसके जगह क्या कर सकते हैं, किसी एक के टर्म में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम ए और बी को अलग अलग लिखते चलें। तो अब ऐसे मान लो कि अपने पास जो ए है, ए को मान लो एज अ सॉल्यूट और बी को मान लो एज अ सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस साइड लिख दे, चलो यार नीचे लिख देता हूँ इधर इधर में। ठीक है, तो ए को मान लेना सॉल्यूट और बी को मान लेना सॉल्वेंट। ठीक है, चलो तो मैं सॉल्यूट के टर्म में इसको लिखता हूं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। चलेगा? ठीक है,
बस अब गणित लगाते जाओ इसको आगे, ठीक है। अब अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी x ए कॉमन है, यहाँ पे भी x ए कॉमन, तो इसको ब्रेक कर लो। तो इसको ब्रेक करके अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी इक्वल्स टू पी टोटल। इसको देखो कि कोई समस्या है, कुछ नहीं किया, बस मैंने एक्स बी को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स ए से, चलेगा। देखो तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखना है, ये इक्वेशन या ये इक्वेशन, इन दोनों में से कोई भी एक ध्यान रखोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है दोनों याद रखो, बट कोई एक ध्यान रखना, हमेशा ये ध्यान रखना आसान है। हाँ जी, कोई समस्या है? चलेगा, ठीक है। चलो, वो इक्वेशन आ गया, अब यहाँ इधर रब कर रहा हूं। एक ग्राफ छोटा सा प्लॉट कर ले रहे हैं, उसके बाद फटाफट अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं पीटी का, ठीक है। इस यहां पे मैं ले रहा हूं एक्स ए, अपने पास एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं मैं एक्स ए को, ठीक है, ओके। और इस पे अपने पास है प्रेशर, इस वाले वाई एक्सिस पे है प्रेशर, और इस एक्सिस पे मैंने ले लिया है एक्स ए, ठीक है। चलो, अगर मान लो मेरे पास एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 0 होगा तो अपने पास टोटल प्रेशर कितना होगा? तो सर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर आप 0 लीजिएगा तो टोटल प्रेशर जो होगा वो पी नॉट बी के बराबर होगा, ठीक है। तो अपने पास ये जो ग्राफ होगी यहाँ पे कुछ इस जगह से स्टार्ट होगी, चलेगा, ठीक है। अगर अपने पास एक्स से यहाँ पे हुआ 0 हुआ तो, और अगर एक्स से अपने पास 1 हो गया तब क्या होगा? सर अगर एक्स से अपने पास 1 हो गया तो अपने को पता है, यहाँ मान लो इस कंडीशन पे यहाँ पे अपने पास 0 है और यहाँ पर अपने पास 1 है, और अपने को पता है कि x से जो 1 से आगे तो नहीं जा सकता, मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 से बड़ा नहीं होगा। तो अगर x से को 1 पुट करो तो 1 यहाँ अगर पुट किया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, पी नॉट बी कैंसिल, मतलब जो प्रेशर आएगा वो टोटल प्रेशर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? पी नॉट ए के बराबर आ जाएगा। मान लिया मैं ये अजम्पशन लेके चलता हूं कि पी नॉट ए ये पी नॉट ए जो है वो ग्रेटर देन है पी नॉट बी, ये जंक्शन मैंने ले लिया। तुम चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो ये कितना हो जाएगा सर, अगर x 0 है, x से 0 है, अच्छा x से 0 है तो बस फटाफट बताओ पी टोटल कितना आएगा? ये 0 है तो पी नॉट बी, तो ये हो गया पी नॉट बी। और अगर अपने पास x से 1 है, ये 1 हो गया तो पी नॉट बी कैंसिल, तो पी नॉट है, मान लो पी नॉट है कुछ यहाँ पे होगा क्योंकि पी नॉट है बड़ा ले लिया है, तो ये हो गया अपने पास पी नॉट है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का जाएगा। इसमें किसी को समस्या है? कोई बोल सकता है सर आपको कैसे पता है स्ट्रेट लाइन है? सर पी नॉट बी तो कांस्टेंट वैल्यू है, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी क्या है? एक स्लोप बता रहा है अपने को, और एक्स ए के साथ प्लॉट किया तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देखो इसमें फटाफट किसी को समस्या है इस ग्राफ में? कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? भाई सबसे पूछ रहा हूं, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुतों को हो सकता है खोपड़े में ना गया हो तो फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक्स से अगर 0 रखोगे, ये 0 रखोगे तो टोटल प्रेशर कितना आया? पी नॉट बी। तो जो 0 रखा तो पी प्रेशर जो कितना ले लिया? पी नॉट बी। अगर ये 1 रखा तो ये पी नॉट बी कैंसिल, ये 1 रहा तो बचा कौन? पी नॉट है। टोटल प्रेशर कितना आ गया? पी नॉट है। तो ये पी नॉट है तो 1 पे इतना आ गया पी नॉट ए के बराबर, और 0 पे कितना आ गया? पी नॉट बी के बराबर। और ये जंक्शन मैंने लिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है प्योर वो बी से ज्यादा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर रखा और इसको थोड़ा नीचे, और इसको कनेक्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन से, खेल खत्म हो गया। इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? सर अपने को पता है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना होगा? तो अपने पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी होगा। किसी को कोई समस्या है? सर कोई समस्या नहीं है, डन है। दूसरी चीज, चलो इस ग्राफ में एक और भी अपन चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने को पता है कि एक्स ए जब 0 होगा, एक्स ए जब 0 होगा तो एक्स बी अपने पास कितना होगा? 1 होगा सर। क्यों? क्योंकि दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो एक्स ए जब 0 होगा तो एक्स बी 1 होगा, और एक्स ए जब 1 होगा तो एक्स बी कितना हो जाएगा? 0। तो ले देख अपने पास ये ग्राफ प्लॉट हो चुका है। कब? जब अपने पास आइडियल सॉल्यूशन है तब। इस ग्राफ में किसी को समस्या है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि सर पता नहीं क्या जादू हो रहा है, कुछ जादू सी चीज हो रही है, तो बेटा याद रख लेना, ठीक है। और समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है।
ठीक है, ध्यान रखना ये जो ग्राफ है ये पी टोटल के लिए, ठीक है। चलो अभी इंडिविजुअल प्रेशर के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। बोला सिर्फ और सिर्फ ए का वेपर प्रेशर के साथ ग्राफ प्लॉट करो, सिर्फ और सिर्फ ए का वेपर प्रेशर। तो अपने को पता है कि सिर्फ ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब एक्स से जीरो तो ए का वेपर प्रेशर जीरो, एक्स से वन तो कितना हो जाएगा पी नॉट ए। मतलब अगर मैं सिर्फ ए की बात करूं तो अपने पास कुछ ग्राफ जो होगा वो एक्स ए के लिए, सिर्फ एक्स ए के लिए, देखो ध्यान देना मैं क्या ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए, और ये ग्राफ हो जाएगा अपने पास प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए और ये हो गया इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी, इन दोनों का किसी भी पॉइंट पर अगर तुम सम करोगे तो आ जाएगा टोटल प्रेशर, ठीक है, चलेगा। तो ये ग्राफ है, ध्यान रखिएगा इसको, अब इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जो अपन करेंगे, बट यहां तक किसी को समस्या है तो बोलो सर समझ में नहीं आया, तो अपन उस पर बात करें वरना आगे बढ़े। अच्छे से दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है बेटा, वर्षा क्या नहीं दिख रहा है बेटा, मतलब मेरा राइटिंग नहीं दिख रहा है या वीडियो नहीं आ रही सही से, ये बताओ। ब्लर हो गया यार, ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है एक्चुअली में, नेट का कुछ इशू आ रहा है यार, इसलिए हो नहीं पा रहा, सही से आ नहीं रहा। अभी सही हुआ थोड़ा सा, डार्क अपीयरेंस आ रहा है यार, ये क्या सीन है। चलो उतनी भी खराब क्वालिटी नहीं है, कोई तो बोल रहा है, अनिकेत बोल रहा है उतना भी खराब नहीं, हाँ यार ठीक है, थोड़ा तो मैनेज कर सकते हो, ठीक है, समझदार लोगों थोड़ा मैनेज कर लो, ठीक है। तो ये रहा अपना ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेंगे, पहले उससे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये रॉल्स लॉ समझ लेते हैं, लिख लेते हैं उसको स्टेटमेंट। तो देखो रॉल्स साहब क्या कह के गए, रॉल्स अभी मैंने बता दिया तुमको, रॉल्स साहब क्या कहते हैं, रॉल्स साहब कहते हैं कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर जो भी मोल फ्रैक्शन है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। किसी को इस स्टेटमेंट में कष्ट है या इस पूरे कहानी में कष्ट है तो बताओ, ग्राफ व्राफ जितना बना इसमें कोई कष्ट है, बोलो वर्षा, बोलो बेटा। सर बोर्ड का बहुत इशू है, अच्छे से कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है यार, नहीं दिख रहा है बहुत, और कोई ऐसा है क्या जिसको बिल्कुल दिख नहीं रहा है, सर बोल दीजिए ना। ठीक है मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। रॉल्स लॉ बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने वोलेटाइल यूज नहीं किया क्योंकि वोलेटाइल अपन ऑलरेडी पहले बता चुके हैं वेपर प्रेशर के टाइम में, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट इन सॉल्यूशन। किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर में, सर चलेगा? साइड हो जाइए। हाँ लो, वो तो देखो मतलब कुछ तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू है क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि कुछ तो मैं हिलता डुलता दिख रहा हूँ वीडियो में। भाई कौन मैसेज कर रहा है, अरे भाई क्या चाहता है, प्रत्युष बोला सर मेरे यहाँ बहुत हाई स्पीड आ रहा है।
चलो ठीक है, हो गया। अबे MBPS है, GBPS लिखा है तूने। चलो ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसके बाद आज की सभा समाप्त कर देंगे, आगे करेंगे यार अच्छे क्वेश्चन सब, बहुत लोगों को कष्ट हो रहा है आज। ठीक है, इस सारी कहानी को मिटा दूं मैं, मिटा दो इस सारी कहानी को। बेटा हेनरी लॉ भी बहुत लेट आने वाला है। हेनरी लॉ पे भी कहाँ जाएंगे, अभी तो इसकी कहानी शुरू हुई है। रजिया बोलिए सर हेनरी लॉ। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो फटाफट। इफ vapor pressure of pure alcohol is 640 torr and vapor pressure of water is 760 torr, calculate if 1 mole, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, 1 mole of alcohol calculate 1 mole of alcohol is mixed with 36 gram of H2O. 1 mole of alcohol is mixed with 36 gram of H2O. Calculate, अच्छा हो यस, क्या लिख दिया मैंने, calculate vapor pressure if 1 mole of alcohol is mixed with 36 gram of H2O. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट जो भी है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन ये है कि प्योर अल्कोहल का वेपर प्रेशर है 640 डिग्री से 640 टॉर, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है 760 टॉर, 760 टॉर। बोला है कि अगर 1 मोल अल्कोहल और 36 ग्राम H2O को मैंने मिक्स कर दिया है तो बताइए टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। फटाफट कैलकुलेट कीजिए बेटा इसको। सर एक बार फिर से बोलिए ना, नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, ओके। वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल है 640 टॉर, ठीक है, प्योर अल्कोहल का 640 टॉर है, प्योर वाटर का है 760 टॉर, दोनों का प्योर वेपर प्रेशर मैंने बता दिया। बोला है कि अल्कोहल जो है वो 1 मोल लिया है और वाटर जो लिया है वो 36 ग्राम लिया है, बताइए टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। कुछ नहीं यार, बस सीधे फॉर्मूला लगाना है, सीधे फॉर्मूला ठोकना है इसमें। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? कोई ऐसा है बेटा जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? पढ़ दूं? ठीक है, बोलता है, मैं डेटा सीधे दे रहा हूं बेटा। वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल जो है वो 640 टॉर है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो 760 टॉर है, दोनों का प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है। दोनों का जो मिक्सचर लिया है उसमें 1 मोल अल्कोहल है एंड 36 ग्राम वाटर है, बताइए टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। यार बहुत समस्या आ रहा है इस वीडियो का। संजना बोल रही है 720 टॉर, प्रत्युष बोला है 640। अरे भाई 640 कैसे होगा? अरे ये रैंडम सा क्वेश्चन दिया यार,
ऐसे क्वेश्चन में तुम परेशान हो रहे हो। आदित्य बोल रहा है 2040 टॉर। अपने पास फॉर्मूला क्या है भैया? चलो बात करते हैं अपने पास फॉर्मूला का। सर टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है अपने पास पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ओके। देखो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पी नॉट ए एक्स ए का मतलब क्या है? प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ए का इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर बी का इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, एक मान लो अल्कोहल, एक मान लो अपने पास दूसरा वाटर है। ठीक है, दोनों का मोल फ्रैक्शन लिखें। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल अपने पास कितना आ रहा है? मान लो ए अल्कोहल है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? तो मोल्स ऑफ अल्कोहल कितना दिया आपने को? मोल्स ऑफ अल्कोहल कितना दिया? 1 मोल ऑफ अल्कोहल, तो 1 मोल है। टोटल मोल्स नीचे में लिखेंगे, टोटल मोल्स किसका? अल्कोहल प्लस वाटर। तो अल्कोहल है 1 मोल, वाटर है 2 मोल, तो कितना हो गया? 1/3। एक्स भी कितना हो जाएगा सर? 2/3। इसमें किसी को समस्या है एक्स और एक्स बी लिखने में? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कि अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा? कोई ऐसा है भाई जिसको समझ में नहीं आया अल्कोहल और वाटर के मोल फ्रैक्शन लिखना? चलो ठीक है, दोनों का मोल फ्रैक्शन लिख लिए। ठीक है, अब क्या करना है? इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो अल्कोहल का प्योर फॉर्म में कितना है? 640 है, तो 640 इंटू 1/3 प्लस 760 इंटू 2/3। सॉल्व कर लो, जो आ गया वो आंसर होगा। मैंने रैंडम सा दिया था तो देखो क्या आंसर आ रहा है। किसी को कोई समस्या है इसमें? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन है। कितना आंसर आ रहा है इसका? $720। चलो ठीक है, तो अपन मान सकते हैं इसका 720 टॉर। ठीक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 720। चलो ये डन है या ये भी ये खोपड़ी में नहीं गया? ये बताओ मुझे, कितना ऐसे है जिसको खोपड़े में नहीं गया, ये पार कर गया है? देखो राइटिंग वाइटिंग में मत जाया करो, ठीक है? राइटिंग को दिल से मत लगाया करो। कंटेंट पे जाओ, जो चीज है समझने वाली उस पर बात करो, ठीक है? दिल से ले लो तो सर पता नहीं क्या ही लिखा हुआ। अच्छा, लेखिका बोले स्लाइड बहुत कम इसलिए नहीं दिख रहा है। नहीं यार, आज क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, बहुत लोगों का बहुत समस्या आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक में किसी को समस्या है तो बोलो, वरना आज की सभा समाप्त करें अपन। प्रतीश बोला है सर प्लीज बेटा। अच्छा चल, कल करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि बहुत लोगों को समस्या हो रहा है यार। सर एक और क्वेश्चन, और किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? फील नहीं आया? नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करें बेटा। नहीं करा रहा है क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है यार, कि बहुत दिख ही नहीं रहा लोगों को। ठीक है, चलो ठीक है, आज की सभा समाप्त करते हैं यहीं पे। आई गेस यहाँ तक तो किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी को अगर कष्ट हो तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेना, ठीक है? पूछ लेना पहले। बेटा कल की क्लास शेड्यूल, अगर आपको शेड्यूल में है तो क्लास होगी, शेड्यूल में नहीं है तो क्लास नहीं होगी। शेड्यूल मिला होगा ना? मेरे हिसाब से कल क्लास नहीं है। हाँ, फिर कल क्लास नहीं होगी। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। चलो ठीक है, तो आज की लीला समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग थोड़ा बहुत करके आइएगा, कहीं से क्वेश्चंस या एनसीईआरटी या फिर अपने मॉड्यूल, जहां से भी क्वेश्चंस मिले। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा बट स्टिल। चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ जी, किसी के डाउट वाउट थे यार पूछ लो, डाउट वाउट पूछ के खत्म करो। बोलो सर लॉजिक बताने वाले थे आप। कंटेनर अगर अधिक वॉल्यूम का होगा फिर भी क्यों? नहीं रहने दे भाई, रहने दे, आज छोड़ दे, रहने दो, बाद में। कौन बोल रहा है? सर प्रत्यय बोल रहे हैं। अभी रहने दो बेटा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा है यार, ऐसे कुछ फील ही नहीं आ रहा, मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि ना वीडियो आ रहा है सही से, ना कुछ आ रहा है सही से। नेक्स्ट क्लास में मेरे को बोलना है, ठीक है? सर 49 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए ना। कौन सा 49 भाई? रुक जा सर रुक जा, देख लेने दो मेरे को कौन सा 49 है।